हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। वार्नर्स थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसके लिमिटेशंस ये थी कि वो मेटल में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करता, कैसी बॉन्डिंग बनती है, किस तरीके की, ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं करता था कंप्लीट, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बताता था, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बताता था, ठीक, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नहीं बताता था, ठीक। ये सब उनके ड्रॉबैक्स थे। उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए पॉलिंग ने थ्योरी दी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि पहले क्लास 11th में बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ी हुई थ्योरी में से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली है क्या चीज़, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन दोनों का मिक्सचर है। कुछ पोस्टुलेट्स मैंने पहले से लिख रखे हुए हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बस इतना ध्यान रखो, इन पोस्टुलेट्स में क्या लिखा हुआ है वो बस लैंग्वेज है। देखोगे तो लगेगा बहुत बड़ा है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आप ये सोचो कि जब भी मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता होगा तो करता क्या होगा एग्जैक्टली। मेटल के पास, क्योंकि मेटल क्या है हमारा, इसी चीज़ को अगर ध्यान रखोगे तो बॉन्डिंग चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर का मतलब क्या बताया था, एम्प्टी ऑर्बिटल देगा। लिगेंड क्या है, डोनर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब मुझे आप ये बताओ कि मेटल यहाँ पे हो, लिगेंड यहाँ पे हो, क्या ये दोनों एक दूसरे से बॉन्डिंग बना पाएंगे? तो बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेटल है, मेटल का ऑर्बिटल है समझ लो ये, तो यहाँ पे किसको आना पड़ेगा, लिगेंड को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट में देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स अप्रोचेस टुवर्ड्स द ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। चलो अप्रोच तो कर गया, अब उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो किस में डोनेट करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल में। किस ऑर्बिटल में, एम्प्टी ऑर्बिटल में। इसके लिए मेटल को एम्प्टी ऑर्बिटल खाली करके लिगेंड के लिए तैयार रखना होगा। जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनके लिए क्या करते हो आप, पहले से ही किस चेयर पे वो बैठेंगे, या अगर उनको रात रुकना है तो कौन से कमरे में वो रुकेंगे, उसकी व्यवस्था करते हो। सेम वही कहानी है। तो लिगेंड आ गया देने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो मेटल को क्या करना होगा, देखो क्या करना है। लिगेंड करता क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये भी आप जानते हो, वही करेगा वो। दूसरी चीज, फॉर दिस, उसके लिए सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, मेहमान आ गया तो आप क्या करते हो, कमरा तैयार रखते हो। फॉर दिस सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स नंबर ऑफ बैकेंड ऑर्बिटल्स इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड। जितने लिगेंड आएंगे, जितने डेंसिटी, एक लिगेंड है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मोनोडेंटेट। बाइडेंटेट है तो 4, तो 2 ऑर्बिटल चाहिए। मतलब जितनी डेंसिटी होगी उतने ऑर्बिटल को उसे खाली करके देना होगा। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद अब चलो हो गया ये काम, उसके लिए करेगा क्या कि अब लिगेंड, मान लो मेटल ने ये मान लो कि 6 ऑर्बिटल खाली कर रखे हैं, और 6 ऑर्बिटल कितना खाली करके देगा ये, जितने और लिगेंड आ रहे होंगे। मान लो 6 लिगेंड आ रहे हैं, 6 ऑर्बिटल खाली करके दिया तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये डोनेट कर दिया, सब में 2-2 आ गए, क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और एक लिगेंड के लिए कितना ऑर्बिटल होना चाहिए, 1। समझ में आ रही बात। तब उन्होंने क्या, इसने क्या बोल दिया, पॉलिंग ने ये बोला कि जिनमें इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है उन ऑर्बिटल को आप हाइब्रिड ऑर्बिटल कंसीडर करो। कौन सा ऑर्बिटल, हाइब्रिड। तो भाई इससे क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कंसीडर कर लें। हाइब्रिड ऑर्बिटल कंसीडर करने से ये हो जाएगा, हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, अब आपको ज्योमेट्री बतानी आसान है। अगर sp2 है तो लीनियर, sp2 है तो ट्राइगोनल, sp है तो लीनियर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल। समझ में आ रही बात। sp3d है तो आपको पता है, sp3d2 है तो भी पता है, तो ये पता चल जाए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल metal atom in which ligand donates their electron is considered as hybridized orbital. चलो hybridized orbital कंसीडर हो गया। इससे हमें क्या पता चलेगा, तो यहां से हमें पता चल रहा है पहली चीज, हाइब्रिडाइजेशन
दूसरी चीज हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा, ज्योमेट्री। ठीक, ज्योमेट्री पता चल गई और यहीं से हम लोग तीसरी चीज भी निकाल सकते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, ज्योमेट्री पता चल गई, तो मेटल के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये भी पता चल जाएगा, उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी पता चल जाएगा, तो n पता चल जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो फोर्थ थिंग हम लोग निकाल सकते हैं म्यू इफेक्टिव, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये भी सिखाया हुआ आपको, n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेट, ये निकल जाएगा। क्लियर हो रही बात। और जैसे ही n निकल गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैं मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता सकता हूँ? बोलो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक। ये चीज़ें हमको पता चल जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे क्या पता चल जा रही है, हाइब्रिडाइजेशन पता चल जा रहा है। उसके बाद क्या पता चल पा रहा है, ज्योमेट्री। इसके अलावा भी और भी कुछ पोस्टुलेट्स हैं इसके, इतना तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अभी मैं पोस्टुलेट्स सारे एक साथ नहीं बताऊंगा, एक एक करके जो जो चीज़ें आ रही वो चीज़ें बताता जाऊंगा, एग्जाम्पल करते चलेंगे। अगर ये निकालना हम लोगों को अच्छे से आ गया तो उसके आगे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बस इतना ध्यान रखो कि इससे 4 चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं, 4 से 5 चीज़ें मैंने बताया। शेप, ज्योमेट्री निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, और क्या बता सकते हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हो, और क्या बता सकते हो, म्यू इफेक्टिव बता सकते हो। समझ में आ गई बात। अब हम लोग चल रहे हैं एक एक करके सीखने। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे अच्छे से समझते हैं। FeNH3 का होल 6 ये ले लिया हमने। ठीक, अब एक चीज आप ध्यान रखो, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में ऑलवेज सेंट्रल मेटल एटम कंसीडर होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पे, आयरन। और हाइब्रिडाइजेशन का तरीका अगर आपको याद हो तो सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयरन का करोगे, शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ क्रोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको बताया था, ये हो जाएगा 3d6 4s2। अब लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम आयरन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, आयरन हमारा सेंट्रल मेटल एटम है या कोई और। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। इसका मतलब हमारा मेटल जो है कॉम्प्लेक्स में वो आयरन नहीं है, बल्कि कौन है, आयरन +3 है। आयरन +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, आर्गन 3d6, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से निकल जाएगा और एक यहाँ से, 3d5 हो गया। क्लियर है चीज। अब देख लो आप, जो ऑर्बिटल है हमारे पास, पहले डी बना लो, इलेक्ट्रॉन फिल इन कर लो हुन रूल के अकॉर्डिंग, ये कर लिया हमने। ठीक, इतना तो काम हो गया। अब इसी आयरन +3 से बॉन्डिंग बनाने कौन आ रहा है, लिगेंड। कितने लिगेंड आ रहे हैं, 6। कौन है वो, अमोनिया। तो 6 अमोनिया आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतना ही ऑर्बिटल खाली चाहिए। वो ऑर्बिटल कौन देगा, मेटल देगा। अब देखो क्या उसके पास खाली ऑर्बिटल है, तो 3d तक तो खाली कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है, 4s। उसके बाद वाले मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, दिस इज 4s। 4s के बाद क्या, 4p भी है, बिल्कुल है। 4p के बाद क्या, 4d भी है, बिल्कुल मिलेगा। क्या हो गया, कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए थे हमें, कितने चाहिए थे, 6। तो 6 यूज कर लो। एक इसमें आ गया, NH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा, इस ऑर्बिटल में भी डोनेट करेगा, यहाँ पर भी डोनेट करेगा। 4 हो गए, 5 एंड 6, इन सब में डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन।
चलो डोनेट कर दिया, डोनेट कर दिया तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दो दो, ये कर दिया। और इन्हीं ऑर्बिटल्स को जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसी को क्या कंसीडर करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कौन कौन सा है देखो ध्यान से, एस पी का 3 डी का 2, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। बोलो समझ में आती बात ये, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाओगे आप, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, एक प्लेन होता है, यहाँ बीच में सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन है, आयरन, ये बॉन्डिंग बन जाएगी, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, ये बन गया। सभी प्लेसेस पे क्या लिख दो आप, NH3 लिख दो, NH3 NH3 NH3। प्लस ये ज्योमेट्री होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद अगली चीज क्या निकाल सकते हैं, पहली चीज तो ये होगी, सेकंड ये मिल गया, थर्ड क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू बताओ कितना, कितने अनपेयर्ड है चेक करो, ये तो फुली फिल्ड है, 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और एन की वैल्यू 5 आ गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या नहीं, और एन की वैल्यू 5 आ गई, तो म्यू इफेक्टिव स्क्वायर रूट n इंटू एन प्लस 2, स्क्वायर रूट 5 इंटू 5 प्लस 2, स्क्वायर रूट 35 बोर मैंने किया गया। बोलो समझ में आती बात नहीं, ये था एक सिंपल सा एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व करने का ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसे कैसे किया वो देख लो, जो भी कॉम्प्लेक्स दिया है हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सेंट्रल मेटल एटम को ढूंढना है। अब सेंट्रल मेटल एटम किस फॉर्म में है वो ढूंढना आसान है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, वो तो आयरन था, किस फॉर्म में था, उस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, जो चार्ज होगा वो कर लो, +3 था तो +3 कर दिया। चार्ज कैसे पता चलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करो, चार्ज के लिए क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करो, ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व कर लिया, +3 था तो +3 कर लिया। उसके बाद चलो मेटल का तो काम हो गया, अब उसके बाद कौन आ रहा है, लिगेंड आ रहा है, क्या लेकर के, इलेक्ट्रॉन। जितना लिगेंड आ रहा है डेंसिटी जितनी है उसकी उतना एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। अब इसमें तो कुछ है नहीं, तो 3D के बाद क्या आता है, 4s 4p 4d ऐसे दिख रहा है, सब बना लो, जितने चाहिए उतने ऑर्बिटल यूज कर लो, और जितने ऑर्बिटल यूज हुए वही हमारे कौन से ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ज्योमेट्री मिल गई, लिख दिया, एन की वैल्यू पता चल गई, एन की वैल्यू पता चल गई तो म्यू इफेक्टिव पता चल गया, एन की वैल्यू अगर 0 है तो डायमैग्नेटिक, 0 नहीं है तो पैरामैग्नेटिक, वो लिख दिया, सारी चीजें निकल के आ गई। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत इसमें, ओके। अब एक चीज और यहाँ पे देख लो आप कि जो ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं वो किसके हैं, एक ही सेल के, मतलब 4 का S है, 4 का P है, 4 का D है, तो जो D यूज हो रहा है वो उसी सेल का यूज हो रहा है, जिसका S यूज हो रहा है, जिसका P यूज हो रहा है, जिसका S यूज हो रहा है उसका P यूज हो रहा है। समझ में आती बात है, क्लियर हुआ ये चीज। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन
complex FeL6 plus 3 have magnetic moment 5.9 Vm and .73 Vm at 300 Kelvin and (20 Kelvin respectively. Calculate number 1 hybridization, geometry, magnetic behavior and इन सारी चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, अब इसने क्या कर रखा है वो समझते हैं। इसने मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको सॉल्व नहीं करना है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ। मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन किसके साथ होता है? एन के साथ, वो आप देख चुके हो। इसके लिए मैंने एक टेबल बनवाई थी आपको, टेबल फॉर म्यू इफेक्टिव, क्लास 11th में। उस टेबल को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप खुद कर सकते हो। अगर n की वैल्यू 0 है, n और ये है म्यू इफेक्टिव, n की वैल्यू 1 है, वैल्यू 1.73, 2 आएगी, 2 है 2.7, 2.8, 3 है तो 3.8, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.89, 6, 5 तक ही देखो, ये होता है। ठीक है, इसे एक आइडिया मिल जाएगा। जब भी देखो वैल्यू नियर अबाउट 5.8 का मतलब मैं क्या बोलूँ, 6 है, वैल्यू 6 है तो उससे एक कम n है, वैल्यू 5 है तो उससे एक कम 4 है, वैल्यू 4 है तो उससे एक कम 3 है n की वैल्यू। ये कुछ लॉजिक है। ठीक, तो आपको 2 बार दिया हुआ है पोल मैग्नेटा, 2 बार म्यू इफेक्टिव गिवन है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला केस लेकर, केस फर्स्ट। इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो आगे हम लोगों को पढ़नी है, लाइक जो अगला पोस्टुलेट्स है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो छिपा होगा। इसी क्वेश्चन से वो चीज़ निकल के सामने आएगा। अब देखो आप केस फर्स्ट में म्यू इफेक्टिव कितना दिया हुआ, 5.96 पी। तो क्या म्यू इफेक्टिव को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 2, 5.96, यहाँ से स्क्वायर कर लो, n स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू 5.96 का स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करोगे 2-4-5 मिनट लगेगा, वैल्यू 2 आएंगी। ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसीलिए डायरेक्ट बताया था। यहाँ से आप देखो तो समझ सकते हो, 6 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो n इक्वल टू 5। मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। किस में? मेटल में ही होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका निकालते हैं, मेटल का। तो यहाँ पे देखो कुछ लिगेंड वगैरह मेंशन नहीं है, तो हम उस कॉम्प्लेक्स के लिए हमने मेटल ले लिया, आयरन। एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2। और क्योंकि +3 के फॉर्म में है तो आयरन +3 बना लो,
आर्गन 3d5 4s0। मतलब ये जो 3d का ऑर्बिटल है 4s तो वैकेंट हो गया। क्लियर हो रही बात ये? अब इसको नहीं लिखते हैं। 3d में 5 अनपेयर्ड 5 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से अरेंज करो। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में बताया था। 5 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करो जिससे 5 अनपेयर्ड आते हैं। तो ध्यान से देखो 5 ऑर्बिटल है, तो अगर सिंगली फिलअप कर दें तो क्या 5 अनपेयर्ड आएगा? हो गया। और उसी फॉर्म में वो चाहता भी है, कर दिया। अब उसके बाद लिगेंड आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसको इम्पटी ऑर्बिटल चाहिए। तो एक तो 4s से मिल जाएगा, 4p की जरूरत पड़ेगी, 4d की भी जरूरत पड़ेगी। कितने लिगेंड आ रहे हैं टोटल? 6। 1 2 3 4 5 6। ये 6 ऑर्बिटल यूज हो गए। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया? sp3d2 आया। ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। बना सकते हो आप इस ज्योमेट्री को? कैसे बनेगा? ठीक, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। आई होप 4 चीजें आ गई। n पता है, n की वैल्यू कितनी है? 5। तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक होगा कि नहीं? पैरामैग्नेटिक होगी। क्लियर है चीज? अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहना चाह रहा है वो देखो। इसको इरेज कर लूं। केस सेकंड कहना ये चाह रहा है कि जो म्यू इफेक्टिव की वैल्यू है 1.73 है, और म्यू इफेक्टिव की वैल्यू जब 1.73 मतलब 2 पे अप्रॉक्सीमेट है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब यहीं से ले लो आर 26। ये किस फॉर्म में होना चाहिए? +3 के फॉर्म में। आर्गन लिखा मैंने 3d5 4s0। अब आप 3d का ऑर्बिटल बनाओ। अनपेयर्ड कितना होना चाहिए इस बार? 1। इलेक्ट्रॉन फिलअप 5 करने हैं, अनपेयर्ड कितना करना है? 1। ठीक, तो इसके लिए क्या करो? जैसे देखो यहाँ पे 5 है, अगर अनपेयर्ड कम करना है तो पेयर बनाओ। इस चीज को मैं यहाँ लेके जाऊं, ऐसे समझा रहा हूँ आपको। तो अब कितने अनपेयर्ड बचेंगे? 3। एक और इसको यहाँ लेके जाऊं, अब कितने बचेंगे? 1। मतलब पेयर बना दो। अनपेयर्ड 1 है, बोलो। अब इम्पटी ऑर्बिटल लिगेंड आ रहा है, कितने इम्पटी ऑर्बिटल चाहिए? 6 चाहिए। 2 पहले से ही। कितने और चाहिए? 3। एक 4s से मिल गया, 4p से ले लो। अब भी देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? अब पहले यहां से लिखना स्टार्ट करोगे। D2 है, उसके बाद S है, फिर P3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, कौन सी ज्योमेट्री होगी बोलो? इसका भी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। n की वैल्यू निकल ही गई। पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक? क्योंकि n 1 है, अभी भी ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक ही होगा। अभी भी ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर जो S यूज हो रहा है 4 का, तो 4 का P और D भी किसका यूज हो रहा है? उसी का। यहां पे देखो D जो यूज हो रहा है वो किसका यूज हो रहा है? 3 का। तो जब भी D S और P से एक कम वाला यूज होगा, n-1 वाला, तब ऐसे को हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स। और जिसमें डी बाद वाला यूज होता है इसे बोलते हैं आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं? आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यही चीज उन्होंने नेक्स्ट पोस्टुलेट्स में बोला था कि इफ डी यूज्ड ऑफ n-1 with 4s and p, then this type of complexes is known as inner orbital complexes and outer orbital। मतलब complexes उन्होंने बोल दिए नेक्स्ट पॉइंट में, complexes are of two type, one is inner orbital complex and next one is outer orbital complex। अगर d पहले वाला यूज होता है SOP से पहले वाला तो inner, SOP के बाद वाला यूज होता है तो outer orbital complex। एक छोटी सी चीज और सीख लो जिसका नाम होता है टोटल स्पिन। इसी में मैं लिख दे रहा हूँ 5th पॉइंट, टोटल स्पिन। टोटल स्पिन को लिखते हैं कैपिटल S से, इसकी वैल्यू होती है n+1। n+ मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उससे एक ज़्यादा। यहाँ पे टोटल स्पिन निकालो आप, S की वैल्यू तो कितनी आएगी? n+1, 1+1 मतलब कितना आ गया? 2। यहाँ पे देखो टोटल स्पिन S इज इक्वल टू n+1 मतलब 5+1 कितनी वैल्यू आ गई? 6 आ गई। मैक्सिमम बताओ अनपेयर्ड कितने हो सकते हैं डी में? 5। और टोटल स्पिन कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 6। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये इसका एक और नाम होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसका नाम क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब कॉम्प्लेक्सेस के 4 नाम आ गए, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, हाई स्पिन, लो स्पिन। इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, हाई स्पिन एंड लो स्पिन। तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स हैं ये कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बात समझ में आती है? और इन्हीं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ये है और ऑन द बेसिस ऑफ डी ऑर्बिटल यूज्ड के बेसिस पे है। अब कैसे हम ये जानेंगे कि कब कॉम्प्लेक्स हमारा लो स्पिन होगा, कब कॉम्प्लेक्स हमारा हाई स्पिन होगा? तो यहाँ पे देखो लो स्पिन आया। लो स्पिन कब हो रहा है? जब हम पेयर बना रहे हैं। जब हम क्या बना रहे हैं? पेयर। मतलब कॉम्प्लेक्स हमारा लो स्पिन तभी होगा जब व्हेन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? पेयरिंग होगी। अब हम ये कैसे जानेंगे कि कब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, कब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी? और ये चीज़ अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कभी एग्जैक्ट चीज़ें बता नहीं सकते। ज्योमेट्री तो बता ले जाएंगे, बट इनर ऑर्बिटल वाला है कि आउटर ऑर्बिटल वाला है, ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। क्लियर हो रही कुछ बात नहीं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करें, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होगा? व्हेन पेयरिंग इज नॉट अकाउंटेबल। व्हेन पेयरिंग इज नॉट टेक्स प्लेस।
इसका मतलब ओवरऑल कहानी अब हो गई पेयरिंग की, तो हम क्यों ना उसी पे आ जाए। कंडीशन ऑफ पेयरिंग, ये चीज अगर आपको याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग मेटल को देख लें, या पहले लिगेंड को देखो। लिगेंड के बेस, लिगेंड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग फील्ड। जो हमारा लिगेंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। अब लिगेंड की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ क्या होते हैं, वीक। अब कौन से वाले जानोगे आप, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसके लिए आप समझ लो, कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर। कौन से डोनर, कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर एक्सेप्ट दो चीज मैं लाऊंगा यहां पे, अमोनिया एंड N3 माइनस, अमोनिया एंड N3 माइनस। इस चीज को ध्यान दे लो, ठीक, अमोनिया एंड N3 माइनस। ये दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में नहीं आएंगे, ठीक। और आएंगे भी तो किसके लिए, ओनली फॉर only for act as strong field ligand only for CO+3 Ni+,